Good afternoon to all of you. Today in this video, we mainly discuss about oogenesis. In last video, we cover up the topic of spermatogenesis along with the diagram of the male gamete, that is sperm, or you can say that spermatozoa. So today we start with oogenesis. ये टॉपिक 48 से स्टार्ट होगा यहाँ पे. हम यहाँ पे NCERT सिलेबस जो है उसको सारा कवर अप करेंगे इसमें. कहने का मतलब यहाँ पे oogenesis की जो प्रोसेस है, यहाँ पे बेसिक टर्म्स जो थी वो सिमिलर रहेंगी. इसमें आपको एंडोक्राइन सिस्टम का पहले समझ आना चाहिए. हम एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. हार्मोनल कंट्रोल करेंगे हम पहले फीमेल्स में, देन उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. तो आपके पास बहुत सारी इंटरनेट पे फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगी जिसपे ये सारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया होगा. यहाँ पे मेरे पास उनमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स हैं. यहाँ पे मैंने इसी फोटोग्राफ से आपको पिछली वीडियो में एंडोक्राइनोलॉजी का जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो पोर्शन है उसका मैंने कवर अप किया था. यहाँ पे ये दो फोटोग्राफ हैं. यहाँ से चलते हैं हम. यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समअप करवा देती हूँ. लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, मैंने आपको ब्रेन के डायएन्सेफेलॉन पोर्शन में हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस इसके बारे में बताया था. एंड हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा इन्फंटिबुलम विच इज नोन एज स्टैक ऑफ द हाइपोथैलेमस, उससे वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है. यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की आगे दो लोब्स होती हैं. इन दोनों लोब्स में से एक का नाम है एंटीरियर, दिस वन, एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर. एंटीरियर को आप एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल सकते हो. यहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं हाइपोथैलेमस से सीधा आके यहाँ पे एक तरह से सेक्रेटरी फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे. इसका जो मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के 6 हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं. यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप. एक तो आ गया हमारा पार्स डिस्टालिस जहां से ये 6 हार्मोन रिलीज होते हैं. एक है हमारा पार्स इंटरमीडिया जहां से सिर्फ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओनली वन हार्मोन इज रिलीज्ड, एंड द 2 हार्मोन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. मैंने बोला रिलीज्ड, मैंने ये नहीं बोला सिंथेसाइज. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं ये सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होते हैं, बट उनकी सिक्रीशन की साइट जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है. यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के पोर्शंस हैं. हमारी बॉडी में पार्स इंटरमीडिया जो है वो पूर्ली डेवलप होता है और ये फिशेस में और दूसरे जानवरों में ये वेल डेवलप पाया जाता है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो 6 हॉर्मोन्स थे वो मैं आपको बता दूं. यहाँ पे फोटोग्राफ में लिखा ही हुआ है इन्होंने. यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, ये सारा इसका टारगेट जो होता है ये हमारे फुल बॉडी सेल्स के ऊपर इसका टारगेट है. यहाँ से GH फेस्ट हार्मोन इसका. आगे आ जाता है हमारा ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ये एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ये कंट्रोल करेगा. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आप ट्रेकिया के अराउंड जो ये हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है H शेप में, उसका ये कंट्रोल करेगा स्टिमुलेट करने पे. और यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो है ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके साथ साथ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है. यहाँ पे 2 हार्मोन आ जाते हैं. यहाँ पे एक FSH आ जाएगा और एक LH आ जाएगा. FSH हमारा आ जाएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH मैंने बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पे इसका कंट्रोल अलग अलग है. तो कल की वीडियो में हमने मेल वाला देखा था, तो आप इसका पिछला पार्ट देख सकते हो, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. और आज की जो वीडियो है ये मेनली oogenesis पे है. तो यहाँ पे हाइपोफिजियल ये फोटल सिस्टम भी बताया था आपको मैंने. फोटल सिस्टम में ये था कि एक बार जब ब्लड वेसल जब एंटर करती है तो एक ऑर्गन से निकल के बाहर जाना होता है, बट वो दूसरे ऑर्गन तक ऐसे फैल जाती है और पूरा नेटवर्क बना के देन बाहर निकलती है हॉर्मोन्स के साथ. जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बताया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन ओपन कैविटी में देते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन सीधा ब्लड में देते हैं. ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं.
और ये हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम सारे हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना ही था। और यहाँ पे मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ एक तरह से। यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऑक्सीटोसिन जो है, एक तरह से इसने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करना है मेमोरी ग्लैंड्स के। दूसरा, इसने जो डिलीवरी के टाइम जो यूट्रस की वॉल में बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। और एडीएच जो मैंने आपको बताया था, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, तो इसकी डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर अप की हुई है। तो ये हो गया हमारा सम अप। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज oogenesis। तो यहाँ पे जो oogenesis की प्रोसेस है वो मेल से थोड़ी सी डिफरेंट है टाइम के हिसाब से। टाइम इन द सेंस की फेजेस सेम है। मैंने आपको फेजेस कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे। एक मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा कि जो गेमीट्स बनाने वाले सेल्स होते हैं वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ग्रोथ फेज। तीसरा आ जाता है हमारा मैच्योरेटिंग फेज। तो ये फेजेस जो हैं फीमेल्स में जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो उसके जन्म से पहले ही हो जाता है। जब एक फीमेल या बेबी गर्ल, जिसको आप बोल सकते हो कि वो मदर के यूट्रस में डेवलप कर रही है, तभी उसकी ओवरीज में ये बहुत सारे सेल्स जो हैं ये मल्टीप्लाई करके एक तरह से अपना नंबर जो है उसको मेंटेन करके रख लेते हैं। बट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड, नॉट अ सिंगल सेल इज फॉर्म्ड। जितने भी सेल बनने होते हैं ये पहले बन जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली लिखा भी हुआ है, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट, इसको आप oogenesis बोलोगे। मेल्स में हम स्पर्मेटो, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सेम सेम सी होगी। वहां पे मेल के केस में हम स्पर्म वर्ड आगे यूज कर रहे थे, स्पर्मेटो, स्पर्म, स्पर्मेटो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। बट यहाँ पे oogenesis, oogonia, सिर्फ आगे डबल ओ लग जाएगा, पीछे के वर्ड सेम है। प्राइमरी oocyte, स्पर्मेटोसाइट oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ooted, स्पर्मेटिड ooted। तो यहाँ पे ये लर्न करना बहुत इजी है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में बताया हुआ। मैं आपको एक तरह से बच्चों को ये नहीं समझ आता कि हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ से कई बार ये पॉइंट्स कैसे निकाले, मुझे तो ये बहुत दिक्कत आती थी। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ से किया हुआ है। यहाँ से आपका जो मल्टीप्लिकेशन फेज की डिटेल्स हैं यहाँ से शुरू होती है कि oogenesis की इनिशिएशन जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, मींस जिनसे आगे गैमीट बनेंगे बट इटसेल्फ दे आर नॉट एक्ट एज अ गैमीट। तो वो जो है सारे सेल्स वो मिलियंस में एक तरह से फीटल स्टेज में, दोनों दो ओवरीज होती हैं, एक पेयर बोल सकते हो, तो उसमें बहुत सारे बन जाते हैं, मिलियंस में है अब इन्होंने बोला। तो यहाँ पे जो दीज सेल्स हैं ये अपनी डिवीजन थोड़ी सी करते हैं और ये प्रोफेस में बैठ जाते हैं, मींस ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। मेयोटिक डिवीजन ये शो नहीं करते, गॉट टेम्पररी अरेस्ट एट दिस स्टेज। तो ये जो थी जी मल्टीप्लिकेशन फेज, इसका यहाँ पे था जो इन्होंने लिखा हुआ है कि मदर की बॉडी में ये दोनों जो है फीटल ओवरी में, दोनों फीटल ओवरी में मिलियंस में ये गैमीट्स बन के बैठे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज तो वहीं पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है नो मोर oogonia फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद एक भी सेल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है ये क्या है? बच्चों को दिक्कत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ये गमीटोजेनेसिस है इसमें दिक्कत ये आती है कि ये प्राइमरी फॉलिकल वर्ड जब ये आ जाता है और ये oocyte, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे ग्रोथ फेज को डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जब फीमेल की एज प्यूबर्टी या अडोलेसेंस में चली जाती है तो यहाँ पे फीमेल्स में ये जल्दी आ जाती है। 12 से 14 साल की एज में, ईयर की एज में आप ये बोल सकते हो कि हाँ फीमेल्स में जो साइकिल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, मींस गेमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरीज में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस क्या आते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले ये देख लो कि क्या होता है ये।
मैं आपको इसकी स्टेजेस की, मेरे पास माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो मैं फोटोग्राफ से ही आपको हार्मोनल कंट्रोल समझाऊंगी। यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे ईच प्राइमरी oocyte, ओवरी में मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तो ये प्राइमरी जो oocyte है अपने आप में एक तरह से ये ग्रुप ऑफ सेल से सराउंडेड होता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उनको आप ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलोगे, और ये प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये दोनों मिलके पूरी स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको आप प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि प्राइमरी फॉलिकल अपने आप में ओवरी में एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसमें एक सेल जो है ग्रोथ की वजह से डोमिनेटिंग है, साइज में बड़ा है, तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी oocyte। और जो सेल्स हैं जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है, इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो है हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर। ये दोनों मिलके प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जो प्राइमरी oocyte है ये प्रोफेज 1 में है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं फोटोग्राफ पे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये जो है प्राइमरी फॉलिकल इन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो प्रिमोडियल फॉलिकल, मतलब जो अभी बन रही है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इसका बीच में इतना बड़ा सेल है, ये इतना बड़ा ये सेल है, कहने का मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये इतना बड़ा सेल है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमेटिन एक तरह से प्राइमरी oocyte है, प्रोफेज 1 में है। प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये देखो, ये इसका सेल है पूरा। एक तरह से सेल की बाउंड्री मैं यहाँ पे बना दूं एक बार, जो मुझे दिखाई दे रही है आप भी उसको देख पा रहे हो। और ये रही इसकी सेल की बाउंड्री। तो इसके पास जो ये सेल्स हैं ये सारे, ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है अपने आप में, ये सारी स्ट्रक्चर इसके साथ ये ग्रेन्युलोसा सेल्स, जहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया, ग्रेन्युलोसा सेल्स को कवर कर रही है। और इसके अंदर का जो है ये प्राइमरी oocyte है, और ये उसका न्यूक्लियस है, प्रोफेज स्टेज में रुका हुआ है। तो इस स्टेज में एक तरह से ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये अपने आप में प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ओवरी का क्रॉस सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं जो मैं समझा रही हूँ, आप पहले इनको समझ लो। तो यहाँ पे अब आप डिफरेंस कैसे बताओगे कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है। ये फॉलिकल प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो अभी हैं ये अभी ग्रोथ में है। तो इनमें जो बीच वाला सेल है ये एक तरह से ये प्राइमरी oocyte है, और इनके आसपास के सेल अभी ग्रो कर रहे हैं। और इसके साथ जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे जाएगी, तो इसके आसपास की जो ये लेयर होती है ग्रेन्युलोसा सेल की वो इंक्रीज कर जाती है। प्राइमरी oocyte है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रोफेज 1 में ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये ग्रोथ शो कर सकता है। तो इसका साइज बहुत बड़ा है, थिक्का ऑफ द फॉलिकल यहाँ तक चली गई है। कहाँ ये प्राइमरी फॉलिकल ऐसी थी और ये सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज इसके हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये सारे, और जो इसकी बाहर की लेयर होती है, थिक्का लेयर बोलते हैं उसको, वो डेवलप करने लग जाती है। मैंने अभी क्या बोला डिफरेंस, यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल है इसकी जो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इसकी लेयर का नंबर इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पर इतना इंक्रीज कर गया यहाँ से यहाँ तक। और इसके साथ साथ यहाँ पे थिक्का लेयर जो होती है ये बनने लग जाती है। वो आगे फर्दर डेवलपमेंट में जब ये सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगी, तब ये जो थिक्का लेयर्स हैं फॉलिकल की ये आगे दो में डिवाइड कर जाएगी, थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना। ये दो में डेवलप कर जाएंगी। और इसके साथ साथ जो एग है, यहाँ पे एग नहीं बोलूंगी मैं बच्चों, ये निकल जाता है मुझसे, नॉन टेक्निकल वर्ड है एग एक्चुअली। इसके लिए आप प्राइमरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल में जो ये स्टेज है ये प्राइमरी oocyte है, वो आप बोलोगे। तो यहाँ पे जो इसके आसपास की जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, वो बनने की शुरुआत हो जाती है जब ये सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगी। अब जोना पेल्यूसिडा क्या है वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं बैक टू योर बुक। यहाँ पे देख लेते हैं अब जो हमने पढ़ा है।
क्या है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ईच प्राइमरी oocyte gets surrounded by layer of the granulosa cell. Hope you understand very well. And right now there are the large number of these follicle cells and these follicles, जो ये प्राइमरी follicles हैं, जो भी आपने फोटोग्राफ में देखा था प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ये बहुत सारी, जैसे 1 डे की एज से लेकर अगर 12 to 13 ईयर की एज तक जब एक फीमेल जो है वो अपना टाइम ट्रेवल करके या फिर एज अपनी जैसे भी है पहुंचती है या इतनी एज में ग्रो करेगी, तब तक उसकी बहुत सारी फॉलिकल्स ओवरी में पड़ी पड़ी डीजनरेट होने लग जाती हैं। बट स्टिल देयर आर 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल स्टिल लेफ्ट इन ईच ओवरी। इन ईच बॉडी में 2 ओवरीज हैं और एक ओवरी की बात की हुई यहाँ पे इन्होंने। तो प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया जब ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बढ़ने लग जाती है, और मेनली यहाँ पे जो मेन बात है न्यू थिक्का लेयर, न्यू थिक्का लेयर ये बनेगी, और तब आप इसको बोलोगे कि अब ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं है, ये अब सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगी। ये प्रोसेस अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंस को नोटिस करके हम ये नेम्स जो हैं इन स्टेजेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे टर्शरी में ट्रांसफॉर्म होगी, इसके अंदर एक कैविटी बनेगी, एंट्रम बोलते हैं हम उसको। मेरे पास उसकी भी फोटोग्राफ्स हैं एज लाइक दिस। अब यहाँ पे एक फोटोग्राफ में आपको एंट्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भी बन रहा है एक तरह से। अब ये अपना पूरा मेच्योर फुल साइज जैसे लेगा, तो ये वाली जो है ये तो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, और ये हमारी टर्शरी फॉलिकल बन रही है जो इसमें आगे फर्दर फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म होंगी अपना साइज इंक्रीज करके, ग्रोथ स्टेजेस को कंप्लीट करके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी फॉलिकल जो है एक तरह से, ये आप इसको सेकेंडरी मान के चलो, ये साइज से टर्शरी जो है बहुत बड़ी है, और टर्शरी के कंपैरिजन जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो उससे भी बड़ी है। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये प्राइमरी oocyte पड़ा है, ठीक है, और इसके आसपास ये लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और स्पेस बन रही है यहाँ पे। ये स्पेस जब ये है ये एंट्रम होती है और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है अपने आप में, एट्रियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और थिक्का एक्सटर्ना थिक्का इंटरना ये लेयर्स बनी हुई है यहाँ पे। हम इन सेल्स को अलग नाम देना शुरू कर देते हैं और इन सेल्स को अलग, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यूमुलस ऑफोरस ऐसे नाम है इनके, तो छोड़ सकते हो आप इसको यहाँ पे। और यहाँ पे ये अगर अगर आप लाइट कलर की ये लेयर देख रहे हो, ये जोना पेलुसिडा की लेयर होती है। इसका फंक्शन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तब उसमें ये आपको मैं पूरा प्रॉपरली इसका फंक्शन जो है ये बताऊंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना आपने, ये हमारा है प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस। अभी ये मानो कि प्राइमरी oocyte, बट ये अब प्राइमरी oocyte नहीं होता इस स्टेज में, ये जब फुली डेवलप हो जाए तब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होती है, और अब इसका जो न्यूक्लियस है ये जो सेल है ये सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पे मैं आपको इस एरिया की स्ट्रक्चर जो है वैसे बना के समझा देती हूँ कि ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ये इसका अंदर का साइटोप्लाज्म और इसकी सेल की बाउंड्री, फिर उसके बाद इसकी आ जाती है जोना पेलुसिडा लेयर, ठीक है। जोना पेलुसिडा, अब जैसे मैंने आपको बताया ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की स्टेज के अंदर का मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी एक तरह से न्यूक्लियस इधर की तरफ है, यहाँ पे ही पोलर बॉडी होती है इसकी, यहाँ पे ये एक पोलर बॉडी। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे ये पेरीवेटलाइन स्पेस है, ये रेड कलर की जोना पेलुसिडा, पिंक कलर की पोलर बॉडी इस स्पेस के अंदर घूम रही है। इसके बाहर ग्रेन्युलोसा सॉरी ये कोरोना रेडिएटा सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो फॉलिकल सेल्स इसके जोना पेलुसिडा के आसपास होते हैं ये साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं नॉर्मल सेल से, तो इनको हम कोरोना रेडिएटा लेयर बोल देते हैं जिसमें ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, और ये खुद भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो जोना पेलुसिडा यहाँ पे जब स्पर्म की एंट्री होती है तब अपना रोल प्ले करती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए अपना रोल प्ले करती है। जब ये जायगोट बन जाता है, जायगोट के स्टेज में जब ये सारा डिवाइड करने लगता है, यूट्रस के अलावा कहीं और ये स्टिकीनेस अपनी शो ना करे, तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए भी अपना जोना पेलुसिडा रोल प्ले करता है। अब ये स्टिकीनेस का क्या मतलब है, यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट होने का क्या मतलब है, ये आपको फर्टिलाइजेशन के आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा।
तो बैक टू द टॉपिक, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पहले जो पढ़ा मैं वो सम अप कर देती हूँ। हमने जो पढ़ा कि जो हमारा ये फेजेस हैं गैमेटोजेनेसिस में, oogenesis का फेज है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्यूरेटिंग फेज है। यहाँ पे जो ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज यहाँ पे बिफोर बर्थ आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और जो ग्रोथ फेज है और मैच्योरेटिंग फेज है, इनकी स्टार्टिंग जो है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब एक तरह से एडोलेसेंट चेंजेस आने लग जाएंगे तब आप बोल सकते हो कि ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जो गैमीट है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गैमीट बनना मतलब जो ये सेल है जब अपने गैमीट बनने की जर्नी स्टार्ट करेगा तो उसको आप मैच्योरेशन बोलोगे, जिसमें मियोसिस की डिवीजन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जो बिफोर बर्थ है यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने लिखा हुआ है कि जो उस पर oogenesis है इसकी इनिशिएशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, जिसको आप oogonia बोलोगे, ये फीमेल फीटस की ओवरी में बन के स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद जन्म के बाद कोई भी एक oogonia यहाँ पे दोबारा नहीं बनता। और इसके बाद हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इनकी स्टेजेस आती हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की स्टेजेस ये हैं कि जो ओवरी है उसके अंदर ये फीमेल गैमेट्स किस तरह से पड़े हैं। यहाँ पे oogonia जो होते हैं थोड़ी बहुत ग्रोथ शो करके ये प्रोफेज में इसका न्यूक्लियस जो है अरेस्ट हो जाता है, टेम्परेरी अरेस्ट में रहेगा। मीन्स इनका ये है कि यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, बहुत सारे फीमेल्स में जो फॉलिकल्स होते हैं वो एक तरह से डिजनरेट करने लग जाते हैं। ओनली 60,000 to 80,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल्स वो एक ओवरी में रह जाती हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसका क्या मतलब है, इस प्राइमरी फॉलिकल में ये होता है कि इसमें एक जो सेल होगा वो ग्रोथ के लिए डोमिनेटिंग होगा, उसको हम प्राइमरी oocyte बोलेंगे। जो अपने मैंने फोटोग्राफ में दिखाया था, प्राइमरी oocyte का साइज वाकई बहुत बड़ा होता है और उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उसको आप बोलोगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये दोनों प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं ये दोनों मिलके प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे और ये फॉलिकल फिर आगे ग्रोथ फर्दर अपनी शो करेगी। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, oocyte होगा और उसके आसपास एक से दो सेल्ड थिक ये ग्रेन्युलोसा लेयर होगी। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte तो वैसा का वैसा ही है बट इसके आसपास ये ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, इनकी लेयर इंक्रीज कर जाती है और उसके आसपास एक और लेयर बन जाती है जिसको आप बोलोगे थिक्का लेयर, न्यू थिक्का लेयर। तो प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थिक्का लेयर इज फॉर्म, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल आगे फिर टर्शरी में जाएगी जब उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी की शुरुआत हो जाएगी बनने की, जिसको आप बोलोगे एंट्रम, और उसमें जो फ्लूइड होगा इट्रियल फ्लूइड बोलोगे। और जो थिक्का लेयर होती है वो आगे 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, इनर थिक्का जिसको आप इंटरना और एक्सटर्ना बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये साइज में और भी ज्यादा ग्रो कर जाता है और यहाँ पे मैच्योरेशन की अपनी फर्स्ट डिवीजन जो है मेयोसिस ये शो करेगा और यहाँ पे एक पोलर बॉडी जो है वो रिलीज करेगा। जोना पेलुसिडा बनने की शुरुआत यहाँ पे भी हो जाती है बट इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ से ही इसकी शुरुआत जोना पेलुसिडा की हो जाती है। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होती है जी एग की, दोनों सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं साइज का, इनका एग्स के साइज का डिफरेंस, या एग एग तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, ये पोलर बॉडी है मेनली, दिस वन इज द पोलर बॉडी एंड दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे ये अनइक्वल डिवीजन होने का ये रीजन माना जाता है कि जो गैमीट्स है फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये सब न्यूट्रिशन इसमें ज्यादा होना चाहिए ताकि जो शुरुआत की मेटाबॉलिक ग्रोथ है जितनी भी है सेल की ग्रोथ डिवीजन, ये सब उसको सपोर्ट कर सके और ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल जो है वो इनिशियली एग की तरफ से प्रोवाइड हो सके। तो ये साइटोप्लाज्म को बचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। और इसमें 4 सेल ही बनेंगे, जैसे स्पर्म एक सेल से आगे 4 बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यहाँ पे भी 4 ही बनेंगे बट चारों में सिर्फ एक फंक्शनल होगा और 3 पोलर बॉडीज होंगी। और यहाँ पे ये देख लेते हैं हम अनइक्वल डिवीजन, जैसे बोला एक पोलर बॉडी निकलेगी
अब आगे सेकेंडरी oocyte जो है ये रिटेन में न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि साइज में बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पोलर बॉडी. Does the polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? ये अभी इसके बारे में अब तक नहीं पता. At first we are not very certain about this. The tertiary follicle जो है ये आगे further maturation शो करती है, ग्रेफिन follicle बनेगी और secondary oocyte के आसपास एक zona pellucida बनने लग जाती है. ग्रेफिन follicle आगे rupture हो जाएगी, फिर ovulation. ये process अभी मैं आपको समझाती हूँ diagrams की help से. यहाँ पे दिस इज द मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जो है जब बर्स्ट हो जाती है उसके बाद की प्रोसेस है ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो हमारी मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है. अब ये डेवलप हो चुकी है. अब इतनी जो डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन सी डेवलपमेंट की स्टेजेस आई हैं हमारे पास. यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड जो लास्ट वन थी मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल. यहाँ पे ये जो तीनों स्टेजेस हैं होगा क्या, जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल बनाऊंगी अब मैं यहाँ पे, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो अपने आप में से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज GnRH. GnRH दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी पे. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ये आगे बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा. इसकी वो भी एंटीरियर लोब पर, एंटीरियर लोब जो है वहां पे ये अपना रोल शो करेगा. एंटीरियर लोब जो है फिर वो आगे रिलीज करेगी हमारे FSH एंड एक तरह से LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, अब ये ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से ओवरी तक दोनों पहुंचेंगे. तो FSH जो है मेनली FSH ये अपनी ग्रोथ शो करेगा किसके रिगार्डिंग, फॉलिकल की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. फॉलिकल जो है ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फिर टर्शरी से मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल तक पहुंचेगी. और जब इसमें आगे क्या है चेंजेस, जब ये फॉलिकल जो है हमारी, फॉलिकल जो प्राइमरी से कहाँ पहुंचेगी, सेकेंडरी, सेकेंडरी से कहाँ पहुंचेगी, टर्शरी. यहाँ पे प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी तक पहुंचेगी. इन स्टेजेस के दौरान ये जो अपने आप में है, जैसे जैसे इसका साइज जो है वो प्राइमरी का साइज सेकेंडरी के साइज के कंपैरिजन छोटा है, तो सेकेंडरी बड़ी है, सेकेंडरी से बड़ी टर्शरी है, टर्शरी से बड़ी मेच्योर ग्रेफिन है, मेच्योर फॉर्म इसकी. तो ये जब साइज में इंक्रीज होती है FSH की वजह से तो ग्रोथ स्टार्ट हुई, प्राइमरी जो फॉलिकल प्रिमोर्डिया थी वो प्राइमरी में आई. बट जब प्राइमरी बनती है तो ये अपने आप में से क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, ओवरी में ही रिलीज करती है ये. फिर एस्ट्रोजन ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से कहाँ पहुंचेगा, दोबारा हमारे हाइपोथैलेमस तक. ये पहुंचेगा जी हाइपोथैलेमस तक. हाइपोथैलेमस अगेन जो प्रोसेसिंग है ये GnRH की, ये पिट्यूटरी के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा, ज्यादा रिलीज होगा. पिट्यूटरी और ज्यादा FSH और LH शो करेगी अपना रिलीज. फिर ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी को आगे सेकेंडरी तक लेके जाएंगे, फिर सेकेंडरी और ज्यादा एस्ट्रोजन निकालेगी, फिर ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगी.
और उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट जो है इसकी चलेगी टर्शी तक, फिर और ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा, फिर से वही प्रोसेस रिलीज होगा, आगे फॉलो होगा। फिर जो हमारा मेच्योर फॉर्म है, और ये फिर तो इतना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करती है, इतना ज्यादा कि LH-FSH की अमाउंट भी और ज्यादा हो जाती है। तो LH जो होती है उस स्टेज पे अपनी पीक पीक पॉइंट पे होती है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। पीक पॉइंट पे होने की वजह से उसको आप बोल सकते हो LH सर्ज। कि उस पॉइंट पे जब ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल ने अपनी तरफ से एस्ट्रोजन रिलीज किया, और एस्ट्रोजन ने इफेक्ट शो किया हाइपोथैलेमस पर, हाइपोथैलेमस ने किया पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी की तरफ से हुआ काम LH और FSH सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने का। और फिर LH होने की वजह से अगर LH अपने पीक लेवल पे जाएगा, तब फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है ये अपनी एक और प्रोसेस शो करेगी, जिसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। उसके बिना ओव्यूलेशन इम्पॉसिबल है, LH के बिना ओव्यूलेशन जो है इम्पॉसिबल है। इसके बिना ओव्यूलेशन जो है ये नहीं हो सकती। ओव्यूलेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान दो आप कि जो इसका इतना पोर्शन है ये ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है, और सेकेंडरी यूसाइड जो है, अब इसकी एक मेयोसिस हो चुकी थी, एक पोलर बॉडी थी, तो ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। फिर जो ओवरी के ऊपर ये फिम्बरे होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फिलोपियन टिब्यूल के, वो उस एरिया के ऊपर आ जाते हैं और सेकेंडरी यूसाइड को फॉलिकल के अंदर इंसर्ट करने में या जाने में ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास और भी फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे ये इन्होंने फॉलिकल, ये जोना पेलुसिडा यहाँ पे बड़ी अच्छे से शो की हुई है, इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़िया शो की हुई है। जोना पेलुसिडा, see this as like this is the nucleus, this is the nucleus, this is the cytoplasm, this is the plasma membrane of the, मान लो अगर ये पूरी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, तो ये एक तरह से सेकेंडरी यूसाइट हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में न्यूक्लियस तो साइड में भी होता है, ज्यादातर में आपको साइड में दिखेगा, तो इसकी अभी डिवीजन नहीं हुई है, ये टर्शरी की फॉर्म में है। अभी ये डिवीजन शो करेगी, बिकॉज हमें यहाँ पे जो ये स्पेस है ना, यहाँ पे एग के एरिया के बाहर, वहां पे ये पेरीविटलाइन स्पेस पे कोई पोलर बॉडी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा के सेल, ये न्यूक्लियस है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सेल की बाउंड्री यहाँ तक पहुंची हुई है। तो ये सेल्स एज कम्पेयर टू दीज सेल्स अपने साइज में बहुत बड़े हैं, और ये कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर हो जाती है एक तरह से। ये इन्होंने प्राइमरी मल्टी लैमिनर एक तरह से फॉलिकल की स्टेज है, बट ये प्राइमरी स्टेज नहीं, इन्होंने गलत लिखा हुआ, बिकॉज यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, तो ये प्राइमरी तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज प्राइमरी में ये लो गलती निकाल दी हमने फोटो में। तो यहाँ पे ये प्राइमरी स्टेज जो है उसमें जोना पेलुसिडा की डेवलपमेंट नहीं होती। सेकेंडरी के बाद जब ये टर्शरी की फॉर्म में चली जाती है, तब इसमें जोना पेलुसिडा की जो डेवलपमेंट है ये शुरुआत हो जाती है, और टर्शरी के खत्म होने तक ये प्रॉपर वे में बन जाती है। ये हमने MSc में पढ़ा था, बट आपने जो करना है वो आप NCERT के अकॉर्डिंग ही करोगे, क्योंकि अभी आपने देना है नीट एग्जाम। तो यहाँ पे आपको पोलर बॉडी दिखा देते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स हैं, ये जोना पेलुसिडा है ये बाहर की, यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस है, और ये पोलर बॉडी एक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, आपको डिप्रेशन दिखाई देगा एग के साइटोप्लाज्म में एज लाइक दिस। ये जो है मैंने आसपास की वॉल बनाई है, और ये छोटा सा डॉट है अपने आप में, सी दिस अगेन। तो यहाँ पे भी आपको ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर ऐसे जैसे सर्कल फॉर्म में ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक तरह से ऐसे डिप्रेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, हम इसकी एग की पोलैरिटी बता देते हैं आपको। यहाँ का जो पोल होता है, यहाँ पे इधर की तरफ न्यूक्लियस होगा, इसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है न्यूक्लियस का, या प्रेजेंस आप ये बोल सकते हो लोकेशन की यहाँ पे होगी न्यूक्लियस की। तो आप सिंपल पोलर बॉडी के हिसाब से बोल सकते हो, जिधर पोलर बॉडी है ये एनिमल पोल है, एनिमल पोल। इसका ऑपोजिट जो होगा ये वेजिटल पोल होगा, ये आपने ध्यान रखना है। एनिमल पोल, वेजिटल पोल, ये आपने याद रखना है। जिधर पोलर बॉडी होगी वो एनिमल पोल है, इसके ऑपोजिट जो है वो वेजिटल पोल है। तो यहाँ पे ये पेरीविटलाइन स्पेस है प्रॉपर, जोना पेलुसिडा, ये देखो पेरीविटलाइन स्पेस, PVS मीन पेरीविटलाइन स्पेस, ZP जोना पेलुसिडा, PV पोलर बॉडी 1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं
ओव्यूलेशन की प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे फोटोग्राफ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, देख लेते हैं। एज लाइक दिस, यहाँ पे ये इसने रिसीव किया हुआ है। हमारे पास है और भी फोटोग्राफ्स हैं, लेट मी चेक। एज लाइक दिस, आप यहाँ से इस फोटोग्राफ से समझो कि ओवरी का आउटर सरफेस किस तरह का होता होगा। ये ओवरी का आउटर सरफेस है, जहां से ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल निकली, यहाँ से एक पिंपल लाइक इरप्शन हो जाती है हमारे ओवरी के सरफेस पे। याद रहे एलएच के सर्ज की वजह से ही ओवुलेशन होती है, अगर वो नहीं होगा प्रॉपर वे में तो ओवुलेशन का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो ये रिलीज हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, ये फ्लूइड है, एट्रियल फ्लूइड, जो इतनी बड़ी स्पेस थी वो फ्लूइड, और उसके आसपास जो सेकेंडरी यूसाइट है इसके अंदर वो वाला, और सेकेंडरी यूसाइट के आसपास जो कोरोना रेडिएटा सेल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, वो सेल्स की सराउंडिंग होगी इसके आसपास। ये पूरी स्ट्रक्चर रिलीज होगी सारी की सारी, और फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इस प्रोसेस में जो हमारे फिम्बरे हैं ओवरी के, देन उसको ये रिसीव कर लेते हैं आकर, और फिलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर जो है इसको सेंड कर देते हैं। अब इस फोटोग्राफ में ये अंदर जो बड़ा सारा सेल है ये सेकेंडरी यूसाइट, और इसके आसपास ये कोरोना रेडिएटा सेल्स और ये फिम्बरे का फोटोग्राफ शो किया हुआ है जो उसको एक तरह से रिसीव करने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम अब चलते हैं इस पे। अब ये जो ओवरी का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इस ओवरी के क्रॉस सेक्शन की एक बड़ी फोटोग्राफ है मेरे पास, उसमें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये है ओवरी की डायग्राम। ओवरी के सारे एरिया को आप बोलोगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इसके सारे एरिया को नहीं, सॉरी, इसके सारे एरिया को आप बोलोगे स्ट्रोमा। जो इसका बाउंड्री का एरिया इसको आप बोलोगे कॉर्टेक्स। जो इसका मिडिल का एरिया उसको आप बोलोगे मेड्यूला। ओवरी में अब हमने जितने भी ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एक तरह से मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये हमने पढ़ा। तो ये सारी स्टेजेस आपको कॉर्टेक्स के एरिया में मिलेंगी। और जो ओवुलेशन की प्रोसेस है, ये वाली ओवुलेशन की प्रोसेस, ये हार्मोनल, इसके पीछे जो बिहेवियर है वो एलएच जो है इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, एफएसएच का भी इस लेवल पे अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ग्राफिन फॉलिकल जितनी बड़ी होगी उतना एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, फिर ये ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये पहुंचेगी हाइपोथैलेमस तक, और हाइपोथैलेमस से काम करेगा फिर आगे पिट्यूटरी को ओवर एक्टिवेट करने का एक तरह से। फिर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच को ज्यादा एक्टिवेट करती है, फिर एलएच ज्यादा होने की वजह से ये रप्चर हो जाती है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलोगे ओव्यूलेशन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूलेशन के हार्मोनल के रिगार्डिंग कि कौन से हार्मोन की वजह से होती है, और दूसरा कि इस स्टेज पे जो एग है वो कौन सी स्टेज पे है, ये आपने याद रखना। इट्स सेकेंडरी oocyte ऑन मेटाफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2, वहां पे है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये ओवरी में से जैसे एग निकलेगा सीधा फिलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जाएगा। अब पीछे अच्छा ये रप्चर होगी, अब इसका क्या हाल होगा, ये जो बचे हुए सेल्स होते हैं मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने लग जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम आप एक तरह से डिजेनरेटेड जो मटेरियल है एक तरह से मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल का, जो ओवरी के अंदर ही रह जाता है, उसको आप बोलते हो। फिर ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लग जाता है। ओवरी के अंदर जो मैक्रोफेजेस सेल होते हैं वो इसको खाने लग जाते हैं। फिर एक तरह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है आगे व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ये नाम दिया जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो इसके साथ साथ आप कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी बोल सकते हो, बिकॉज इसका कलर येलो होता है ड्यू टू ल्यूटिन। तो अर्ली कॉर्पस ल्यूटम, लेट कॉर्पस, प्रॉपर कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। अब इसका क्या काम है प्रोजेस्टेरॉन का, वो आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने केमिटोजेनेसिस को डिस्कस किया है। यहाँ पे अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई, बिकॉज जो ये है अपने आप में oocyte, सेकेंडरी oocyte है, ये मेयोसिस 2 पे है। अब ये ऊटिड नहीं बना अभी तक, तो अभी इसने बनना है। ये कब बनेगा इसका मैं आपको ये बता देती हूँ, बट यहाँ पे ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो अभी हम कवर अप यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ओवरी के अंदर ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट थी और इसकी ओवुलेशन हो गई, ये सेकेंडरी oocyte जो है इनकम्प्लीट
जो अपने आप में है, अभी प्रॉपर गेमेट नहीं बना, वो अभी यहाँ पे है। ये एम्प्यूला रीजन में मान लो, अच्छा ऊपर से एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से क्या हो गया कि चलो स्पर्म भी पहुंच गया और देखते देखते ये ऊपर तक आ गए, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म सबसे पहले एंटर करेगा यहाँ पे जोना पेलुसिडा क्रॉस करके, वो कैसे करेगा, जोना पेलुसिडा के कैसे कांटेक्ट में आएगा, उसको कैसे डिसॉल्व करेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। बट यहाँ पे लिटिल बिट सम अप कर रही हूँ मैं इस चीज का। यहाँ पे मान लो सबसे पहले स्पर्म एंटर करेगा, उसके बाद जोना पेलुसिडा जो होती है वो एग के अंदर मैकेनिज्म होता है स्लो ब्लॉक के नाम से और फास्ट ब्लॉक के नाम से। उसकी वजह से जो जोना पेलुसिडा होती है ये रप्चर हो जाती है, रप्चर नहीं बोलेंगे आप इसको, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होती है ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो एग के सरफेस का जो प्रोटीन है वो स्पर्म के सरफेस के प्रोटीन के साथ मैच नहीं हो पाता स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से, और कोई भी स्पर्म जो है वो आगे फर्दर एग में एंटर नहीं करेगा। उसके बाद जो एग का साइटोप्लाज्म है, इसके जो अंदर ये स्पर्म एंटर करता है तो इसकी टेल होती है, ये पीछे रह जाती है, एक्रोसोम तो खत्म हो चुका होता है, तो सिर्फ इसका न्यूक्लियस यहाँ पे एग के अंदर होता है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो हमारा एग है ये सेकेंडरी यूसाइट है, इट्स नॉट अ ऊटेड। तो ये हमारा एग होता है, ये अभी मेटाफेज 2 मियोसिस 2 में रुका हुआ है, तो इसका ये एक तरह से अरेस्ट हो चुका है। तो ये स्पर्म होता है, ये अपने आप अपने पास मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर लेके आता है और एक सेंट्रियोल इसको प्रोवाइड करता है। उसको यूज करके एग अपनी प्रॉपर डिवीजन पूरी कंप्लीट करता है और फिर एक और पोलर बॉडी जो है एग रिलीज करेगा। तो ये पोलर बॉडी रिलीज होने के बाद एक तरह से जो ये मेल का न्यूक्लियस है फिर फीमेल का न्यूक्लियस है, ये आगे फर्दर फ्यूज करेंगे और देन तब जाइगोट बनेगा। तब आप एक तरह से कहने का मतलब जब स्पर्म एंटर हुआ, स्पर्म एंटर होने की वजह से ही एग अपनी डिवीजन जो है ये कंप्लीट कर पाया और ऊटिड की फॉर्म में आया। उसके बाद ही वो फ्यूजन में जाएगा और जाइगोट जो है वो बनाएगा। कहने का मतलब स्पर्म की एंट्री के बिना एग की डिवीजन इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पे स्पर्म आ गए, तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई तब ये ऊटेड की फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे क्लीवेज करता करता इम्प्लांट हो जाएगा। इफ फीमेल इज हेल्थियर, उसकी हार्मोनल सिचुएशन सब बैलेंस है। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आए तो इसकी फ्यूजन नहीं होगी, ये सेकेंडरी का सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रहेगा और वैसे ही यहाँ पे इम्प्लांट करेगा और बाद में शेड ऑफ हो जाएगा। अब ये शेड ऑफ होने की प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये शेड ऑफ क्यों होगा, इसके पीछे हॉर्मोन्स का क्या चेंजेस है, हॉर्मोन्स के कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक के अंडर मैं इसको सारा डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पे अब हमने जो गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर दी है। ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलोंग विद हार्मोनल कंट्रोल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब ये अपने आप में जो हमारी ग्रेफिन फॉर्म ये फॉलिकल है, जैसे जैसे ये डेवलप कर रही है वैसे वैसे देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल जो है ये LH-FSH को भी इंक्रीज करेगा। तो उसकी वजह से जब एस्ट्रोजन अपने फुल पीक लेवल पे है तो LH जब अपने पीक लेवल पे होगा तभी ओवुलेशन होगी। तो ये है इसका रीजन, जब तक LH अपने पीक लेवल पे नहीं जाएगा तो ओवुलेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ओवुलेशन नहीं होगी तो आगे एक तरह से ये एम्प्यूला या ओवरी में से रिलीज नहीं होगा, एम्प्यूला में नहीं जाएगा, तो कोई चांस भी नहीं बनता इसकी आगे डिवीजन होने का। तो ये बात है यहाँ पे। तो मेरे पास एक अनदर फोटोग्राफ है जहाँ पे ये इसकी गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है एक तरह से उसको शो किया हुआ है। दिस इज इट, नो दिस इज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट, दिस इज oogenesis। यहाँ पे oogonia ये बिफोर बर्थ है, प्राइमरी oocyte की फॉर्म में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। ये आफ्टर बर्थ है, एक तरह से ग्रोथ होगी, एक पोलर बॉडी निकल के ये काम रुक गया, ओवुलेशन होगी। अगर स्पर्म एंट्री नहीं होगी तब मेयोसिस 2 भी नहीं होगी। अगर ये एंट्री हो गई तब ये सेकेंडरी oocyte से प्रॉपर ooted में कन्वर्ट कर जाएगा, अगर एंट्री होगी तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी NCERT का इतना सा टॉपिक कवर किया है, जिसमें इन्होंने रिटर्न डिटेल तो बहुत कम दी हुई है, बट इन्होंने हार्मोनल डिटेल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं दी हुई। हार्मोनल डिटेल इसके रिगार्डिंग इन्होंने इस साइकिल जो नेक्स्ट साइकिल है एक तरह से टॉपिक इसमें कवर अप की हुई है।
तो उसके अंदर जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो हार्मोनल कंट्रोल को, जो फीमेल का हार्मोनल कंट्रोल है, वो आपका दोबारा सम अप हो जाएगा. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.